द इंडेक्स कार्ड। हर व्यक्ति का ख्वाब नहीं होता कि वो कुछ बहुत बड़ा करे या फिर अरबपति बन के दिखाएं। बहुत से लोग आम जिंदगी जीना पसंद करते हैं। बहुत से लोग एक कर्मचारी की तरह काम करते हैं और उन्हें भी अपने पैसों को मैनेज करने की ज़रूरत होती है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो एक आम व्यक्ति की ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं तो ये किताब आप ही के लिए है। ये किताब बताती है कि किस तरह से एक व्यक्ति अपनी हर रोज़ की ज़िंदगी में पैसों से संबंधित बदलाव करके अपनी आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। ये किताब बताती है कि कैसे आप अपने कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं और कैसे रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाकर खुद को अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में सुकून की ज़िंदगी दे सकते हैं। ये किताब हमें बताती है कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कम से कम क्यों करना चाहिए, रिटायरमेंट के लिए जल्दी से जल्दी प्लान करने के क्या फ़ायदे हैं, घर खरीदने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पैसे बचाने का काम मुश्किल है, लेकिन कुछ तरीके अपनाकर आप यह काम कर सकते हैं। आज के वक्त में लोगों के खर्च बढ़ गए हैं और उनके मुकाबले उनकी सैलरी ज़्यादा नहीं बढ़ी। अमेरिका में एक आम व्यक्ति की इनकम 1998 से लेकर 2013 के बीच में $3000 से कम हो गई है। साथ ही अमेरिका के 27% लोग कहते हैं कि उनके पास कभी $5000 से ज़्यादा पैसे नहीं रहते हैं। 47% लोग कहते हैं कि अगर उन्हें कभी इमरजेंसी में $400 की ज़रूरत पड़ जाती है तो उन्हें किसी से मांगना पड़ता है या तो फिर कुछ बेचना होता है। अगर ऐसे में आप महीने में अपने लिए पैसे नहीं बचा पा रहे तो बुरा मत मानिए, क्योंकि आप यहाँ पर अकेले नहीं हैं जिसे समस्या हो रही है। पैसे बचाना अपने आप में मुश्किल काम है, लेकिन इससे निकलने का रास्ता आसान है। पैसे बचाकर रखने से आप उसी सही जगह इन्वेस्ट कर पाते हैं या तो अपना लोन चुका पाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप महीने का 10% इनकम खुद के लिए बचा कर रखें। इससे आप एक साल में एक महीने से ज़्यादा सैलरी बचा पाएंगे। इसके अलावा सामान खरीदने के लिए कैश का इस्तेमाल करें, क्रेडिट कार्ड का नहीं। स्टडीज़ में एक देखने में मिला है कि जब आप अपने क्रेडिट कार्ड से या फिर ऑनलाइन किसी को पैसे देते हैं तो आप असल में 20% ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं। इसके लिए ज़्यादातर अपने साथ कैश रखिए और अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। इसके अलावा आप एक ऑटोमेटिक सेविंग अकाउंट भी बना सकते हैं। यह अकाउंट आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा काट कर सेव कर देता है, जिससे आप उसे खर्च नहीं कर सकेंगे। या फिर आप अपने एम्प्लॉय से बात कीजिए और उनसे कहिए कि वे सैलरी का एक हिस्सा आपके सेविंग अकाउंट में डाल दें और बाकी सैलरी आपके अकाउंट में। इस तरह से आप सेविंग कर सकते हैं। अपने कर्ज को चुकाकर खुद को मजबूत बनाइए। जब से क्रेडिट कार्ड का जन्म हुआ है तब से आम आदमी को ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि किसी सामान को खरीदने से पहले कितना पैसा इकट्ठा करना होगा। पहले के वक्त में अगर किसी को कोई महंगा सामान खरीदना होता था तो वो व्यक्ति उसे हर महीने की इंस्टॉलमेंट भरकर पूरा करता था। लेकिन आज के वक्त में क्रेडिट कार्ड से लोन लेकर आप कुछ भी तुरंत खरीद सकते हैं और बाद में क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुका सकते हैं। अमेरिका में एक आम आदमी के पास लगभग 3.7 क्रेडिट कार्ड होते हैं और उसके ऊपर $7000 का कर्ज होता है। इससे आपको तुरंत फायदा तो मिल जाता है, लेकिन लंबे समय में यह क्रेडिट कार्ड आपको अंदर से खोखला बना देते हैं। आइए इसके पीछे की कहानी जानते हैं। 1970 के दशक में क्रेडिट कार्ड कंपनियों को यह पता लगा कि अगर वे किसी तरह से लोगों को मजबूर कर दें ताकि वो अपना पूरा पैसा कभी ना चुका पाए तो उसके इंटरेस्ट पर बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। आज बहुत से लोग अपने क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट चुकाते हैं, जिससे उनके प्रिंसिपल्स अमाउंट कभी क्लियर नहीं होते और उनके ऊपर हमेशा कर्ज बना रहता है। क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट पर लिखा होता है कि फ़िलहाल के लिए आपको कम से कम कितना पैसा देना होगा। यह देखकर बहुत से लोग लंबे समय के बारे में न सोचकर तुरंत के बारे में सोचते हैं, जिससे वे कम से कम पैसा देकर अपने लोन को चुकाते रहते हैं। इससे उनका लोन ज़्यादा समय में क्लियर होता है, जिसकी वजह से वे ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं। कर्ज से निकलने के लिए आपको अपने सारे लोन की लिस्ट बनाकर उनका एनुअल परसेंटेज रेट APR निकालना होगा। APR का मतलब वो इंटरेस्ट रेट होता है जो कि आपको एक साल में लगता है। इससे आप ये पता कर पाएंगे कि किसका APR सबसे ज़्यादा है। जिसका APR सबसे ज़्यादा हो उसे जल्द से जल्द क्लियर कर दीजिए। इसके लिए सबसे पहले अपनी लिस्ट में उन लोन्स को सबसे ऊपर रखिए जिनका APR सबसे ज़्यादा हो, और जिनका APR सबसे कम हो उन्हें सबसे नीचे रखिए। नया घर लेने से पहले कुछ खास बातों का ध्यान रखिए। घर को लेकर लोगों के अंदर बहुत से ख्वाब होते हैं। लोग अपने सपनों का घर चाहते हैं और इसीलिए वो उसे खरीदने के लिए कभी कभी ज़्यादा लोन लेने लगते हैं। उन्हें बड़ा घर चाहिए, जिससे कि वह हमेशा सोचते थे कि किसी तरह अगर उन्हें ज़्यादा लोन मिल जाए और वो उसे खरीद ले तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन लोन आपके सर का ज़िंदगी भर का बोझ भी बन सकता है। अगर आप एक घर की कीमत का 20% नहीं चुका पा रहे हैं तो उसे मत खरीदिए। आप जितना ज़्यादा महंगा घर खरीदेंगे आपको हर महीने उतना ज़्यादा इंस्टॉलमेंट भरना होगा और साथ ही उतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी भरना होगा। इसलिए खुद को सालों तक की परेशानी से बचाने के लिए सिर्फ वही घर खरीदिए जो आपके ऊपर बोझ ना बने।
छोटे लोन्स पर कम इंटरेस्ट इसलिए होता है क्योंकि लेंडर के लिए उस लोन को देना ज़्यादा रिस्की नहीं होता। साथ ही जब आप उसका 20% पहले से ही चुका देते हैं तो आपको कम लोन लेना होता है। ज़्यादा डिपॉजिट का मतलब आपके घर की कीमत मार्केट के क्रैश करने पर ज़्यादा कम नहीं होगी, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदे की बात है। मार्केट के क्रैश करते वक्त आप अपने घर को बेचेंगे तो उससे होने वाले नुकसान से आप आसानी से उबर सकेंगे। इसके अलावा ये ज़रूरी है कि आप होम लोन लेते वक्त कम से कम इंटरेस्ट वाला लोन लीजिए। बहुत से लोग रिसर्च करके कम से कम इंटरेस्ट वाला लोन खोजने की कोशिश नहीं करते, जिससे वो लंबे समय के साथ बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 5 करोड़ का एक लोन लेते हैं जिस पर आपको 4.5% का इंटरेस्ट देना होता है और आप एक दूसरा लोन लेते हैं जिसमें आपको सिर्फ 4% का इंटरेस्ट देना पड़ा, तो दूसरा ऑप्शन चुनिए। दूसरा ऑप्शन चुनने पर 30 साल के समय में आप अपना 75 लाख रुपया बचा सकते हैं। इसलिए लोन लेते वक्त अपनी रिसर्च को ज़रूर कीजिए। अपने रिटायरमेंट के लिए जल्दी से जल्द बचाना शुरू कर दीजिए। बहुत से लोग जब काम करना शुरू करते हैं तो वे रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं। वे 25 साल की उम्र में काम करना शुरू करते हैं और रिटायरमेंट उनसे 40 साल की दूरी पर होता है, जो कि बहुत लंबा समय लगता है। इसके अलावा बहुत से लोगों को लगता है कि उन्हें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है और वे अभी इसके लिए सेविंग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे किसी और नज़र से देखते हैं तो बात कुछ ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। अगर आप आज 25 साल की उम्र में हर महीने सिर्फ 7,000 रुपये रिटायरमेंट के लिए बचा कर रखेंगे, जिस पर आपको 6% का रिटर्न मिलेगा, तो रिटायरमेंट के वक्त आपके पास लगभग 14 करोड़ रुपए होंगे। लेकिन अगर आप यही काम 45 साल की उम्र में करेंगे तो आपको इतना पैसा इकट्ठा करने के लिए हर महीने 28,000 रुपये जमा करना होगा। इसके अलावा रिटायरमेंट के वक्त बहुत से लोग काम करने के लायक नहीं बचते। बहुत से लोगों को उनके रिटायरमेंट से पहले ही काम से निकाल दिया जाता है, क्योंकि कंपनी को ज़्यादा काबिल लोग मिल जाते हैं जो कि ज़्यादा तेज़ और बेहतर काम कर पाते हैं। अगर किसी वजह से आपकी नौकरी रिटायरमेंट से पहले चली जाती है तो क्या आप खुद को इस हालत में संभाल पाएंगे? इन बातों को ध्यान में रखते हुए यह देखना आसान हो जाता है कि क्यों आपको रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाने की ज़रूरत है। अब हम यह देखते हैं कि किस तरह से आप रिटायरमेंट के लिए पैसे बचा सकते हैं। इसके लिए आपको कम से कम अपनी सैलरी का 15% बचा कर रखने की ज़रूरत है। यह बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपका एम्प्लॉयर इसमें आपकी मदद कर सकता है। बहुत से एम्प्लॉयर अपने कर्मचारी को एम्प्लॉयर मैच नाम का एक सुविधा देते हैं, जिसमें वे अपने पेंशन के योगदान को आपके साल की कमाई 6% से मैच करता है, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सकता है। मुश्किल हालात से अपने परिवार को बचाने के लिए इंश्योरेंस की मदद लीजिए। हम में से ज़्यादातर लोग इंश्योरेंस नहीं लेते, क्योंकि जब तक हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हो जाता तब तक हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। अगर कल आपको कुछ हो गया तो क्या आपके परिवार का फाइनेंस मामले में सुरक्षित रहेगा? क्या आपका घर तब भी चलता रहेगा? इसका जवाब हमें ज़्यादातर नहीं मिलता है। अगर आपके पास इंश्योरेंस होगा तो बुरे वक्त में आप अपने परिवार की मदद कर पाएंगे। लाइफ इंश्योरेंस इनमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें एक व्यक्ति के परिवार को तब पैसा मिलता है जब वो मर जाता है। इसमें आपके लिए सबसे अच्छा होगा टर्म इंश्योरेंस, जिसमें आपको एक सीमित समय के लिए पैसे देना होते हैं। लेखक के हिसाब से आपको 30 साल तक टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। इस बीच जो व्यक्ति उस इंश्योरेंस को खरीद रहा है उसे हर साल कुछ पैसा देना होता है, और अगर वो चाहे तो कभी भी इस इंश्योरेंस को कैंसिल कर सकता है। अगर आपको इसे कैंसिल करना है तो आप पैसे देना बंद कर दीजिए, और इससे वो अपने आप बंद हो जाएगा और आपने अब तक जितना पैसा दिया है वो कवर हो जाएगा, जिससे आपको उस पैसे के हिसाब से फ़ायदा मिलता रहेगा। इंश्योरेंस चुनते वक्त उस इंश्योरेंस को लेने की कोशिश कीजिए जिससे आपकी ज़िंदगी भर एक निश्चित सालाना पेमेंट देना हो। लाइफ इंश्योरेंस के अलावा एक और इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी होता है, उसे हम होम इंश्योरेंस कहते हैं। हमारा घर हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और अगर आपका अपना घर होता है तो शायद वो सबसे कीमती चीज़ है आपके पास, इसलिए आपको उसका इंश्योरेंस करना ज़रूरी है। अगर कल आपके घर में आग लग जाए या फिर वो किसी भूकंप में गिर जाए तो आप उसे पैसे ले सकते हैं। इससे पहले आप कोई भी होम इंश्योरेंस ले, सबसे पहले ये जान लीजिए कि उसके फ़ायदे क्या हैं। जो व्यक्ति आपको इंश्योरेंस बेच रहा है उससे सब कुछ पूछ लीजिए, किन किन हालात में आपको नुकसान के वक्त कवरेज मिलेगा। आग लगने पर, भूकंप आने पर, बाढ़ आने पर या कोई प्राकृतिक आपदा आने पर आपको इंश्योरेंस को आपका ख्याल रखना होगा। यह सब कुछ आप कंपनी से लिखित ले लीजिए ताकि वे आपसे झूठे वादे ना कर पाएँ। इस तरह से आप अपने परिवार को मुश्किल वक्त के लिए तैयार कर सकते हैं। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ध्यान से चुनिए। आपको अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी सलाहकार की ज़रूरत होगी, जो कि आपके साथ बैठकर आपको यह बता सके कि किस तरह से आप अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर अपने कर्ज से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन जब आप मार्केट में इनसे मिलने के लिए जाएंगे तो आपको बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइज़र मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको यह समस्या होगी कि किस पर भरोसा करें।
अलग अलग फाइनेंशियल एडवाइजर्स के पास अलग अलग टाइटल होते हैं। वे अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट होते हैं और अलग अलग तरह की समस्याओं से निकालने में आपकी मदद कर सकते हैं। बहुत से लोग इसमें फ्रॉड भी होते हैं जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए यह काम कर रहे हैं। ऐसे में आपको एक फिड्यूशियरी के पास जाना होगा। फिड्यूशियरी एक स्टैंडर्ड होता है जिसे अपनाने वाला व्यक्ति कानूनी तौर पर आपके फ़ायदे को अपने फ़ायदे से ऊपर रखता है। आप उस पर भरोसा कर सकते हैं कि वो कभी आपसे अपने फ़ायदे की बात नहीं करेगा। वो आपसे महंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं कहेगा और ना ही आपको गलत सलाह देगा। मार्केट में बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं जो कि अलग अलग प्रोडक्ट बेचकर सिर्फ पैसा कमाने के लिए और अपना घर चलाने के लिए आपको वो सलाह देंगे जिससे उनका फ़ायदा हो। इस तरह के लोग कानूनी तौर पर आपके फ़ायदे को अपने फ़ायदे के ऊपर रखते हैं और इसलिए ये आपको वहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहेंगे जहाँ पर इनका कमीशन ज़्यादा हो रहा हो। एक फाइनेंशियल एडवाइज़र से अच्छी सलाह लेने के लिए उसे पैसे दीजिए, क्योंकि अगर आप उसे अच्छे से पैसे नहीं देंगे तो वो आपको अच्छे प्रोडक्ट बेचकर पैसे कमाने की कोशिश करेगा या फिर वहाँ इन्वेस्ट करने के लिए कहेगा जहाँ उसे कमीशन मिल रहा हो। अलग अलग फिड्यूशियरी के चार्ज अलग अलग हो सकते हैं जो कि अपने हिसाब से चार्ज कर। अपने पैसे के एक हिस्से को बचा कर रखिए ताकि आप उसे ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकें या फिर कहीं पर इन्वेस्ट कर सकें। कुछ खरीदते वक्त अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल मत कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके कैश इस्तेमाल कीजिए। रिटायरमेंट के लिए प्लान कीजिए और जल्द से जल्द रिटायरमेंट की प्लानिंग करना शुरू कर दीजिए और अपने परिवार को मुश्किल वक्त से बचाने के लिए लाइफ इंश्योरेंस लेना, अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए इन्वेस्ट कीजिए। ये ज़रूरी नहीं कि आप ज़िंदगी भर काम कर रहे और पैसा बचाते रहे और रिटायरमेंट फंड में उसे भरते रहें। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर कुछ पैसे इन्वेस्ट कीजिए जिससे आपको समय के साथ कम काम करने की ज़रूरत पड़े। आप म्यूचुअल फंड्स में या फिर रियल एस्टेट में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिससे कि आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सके। मेरी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।